हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। ये जो मेरी विश्व इतिहास की क्लास है वो इतिहास की सेकेंड क्लास है। पहली क्लास जो है वो कल हो चुकी है, ठीक है। तो जो भी इसको देखना उस क्लास को देखने के बाद ही देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कल समझाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने कल बताया था कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास कहते किसे, ये सब मैंने कल कौन सी पहली क्लास में डिटेल से बता रखा है, ठीक है। तो इस क्लास को पढ़ने से पहले उस क्लास को जरूर एक बार देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इतिहास कहते किसे हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था कि इतिहास किसे कहते हैं। तो मानव के साथ जो अतीत में घटनाएं हो चुकी हैं, कब, तो अतीत में मानव के साथ घटित घटनाओं को ही हम अध्ययन करते हैं। किसका, अतीत में, यानी बहुत समय पहले। अतीत में मतलब कि बहुत समय पहले मानव के साथ जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं घटनाओं का हम लोग अब अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो इतिहास कहते हैं। या फिर आप ऐसे कर लो कि अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब क्या हुआ कि मानव के जीवन में बहुत समय पहले जो घटनाएं हो चुकी है उन्हें क्या कहते हैं, उसी समय को हम लोग कहते हैं अतीत। अतीत मतलब बहुत समय पहले जो बीत चुका है। तो अतीत में मानव के अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को किसी ने लिखा भी होगा। तो इतिहास के जनक किसको माना जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास के जनक किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को। फिर मैंने बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन से हैं, तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या था, तो ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला, क्या कहलाता था, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। ये सारा मैंने कल लिखवा रखा है और समझा भी रखा है, ठीक है। बस रिवाइज करा रही हूँ आज। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या था, ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि प्राक ऐतिहासिक काल में केवल कौन थे, आदि मानव, यानी कि खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब क्या होता है कि उन्हें केवल खाने और शिकार करने और पेट भरने से मतलब था, इसके अलावा किसी भी चीज से मतलब नहीं था, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में अगर कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, इसका मतलब किसी ने लिखा ही नहीं होगा। और लिखेगा कहाँ से जब कोई जानता ही नहीं था। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। प्रागैतिहासिक काल क्या था, प्रागैतिहासिक काल, देखो इतिहास ये मैंने कल लिखवा रखा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में। एक प्राक ऐतिहासिक काल, कौन सा हो गया, प्राक ऐतिहासिक काल। और दूसरा कौन सा हो गया, आद्य ऐतिहासिक, कौन सा हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये सब मैंने कल की क्लास में लिखवा रखा है और समझा भी रखा है, ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक काल कौन सा कैसा काल था जिसमें लिखित स्रोत क्या हुआ, नहीं मिला है, जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, वो क्या कहलाता है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है, इसमें लिखित स्रोत तो मिला। आद्य ऐतिहासिक काल कैसा काल था कि ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसे पढ़ा जा सका, नहीं पढ़ा जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद ये कौन सा काल था, ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित स्रोत भी मिला और इसको पढ़ा भी जा सकता है। लिखित स्रोत भी मिला है और इसको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है।
पढ़ा भी जा सकता है। तो ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सकता है। अगर यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिले, अगर ऐसा होता कि उनको भी पढ़ा गया होता तो वो भी और बड़ा होता। तो ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा होने का रीजन क्या है? तो क्योंकि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका। अगर पढ़ा नहीं जा सका होता तो इतना केवल पढ़ लेते कि लिखित स्रोत तो मिला परंतु पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन लिखित स्रोत मिला भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है। किस काल में? ऐतिहासिक काल में। तो इस काल को सबसे बड़ा काल माना जाता है। सबसे छोटा काल कौन सा है? प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। और मध्यम में कौन है? आद्य ऐतिहासिक काल। मध्यम में कौन है? आद्य ऐतिहासिक काल। सबसे छोटा प्राक ऐतिहासिक काल और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो प्राक ऐतिहासिक काल हो गया कौन सा काल? ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका। ठीक, तो ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। इसके बाद मैंने बताया था कि इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक थे। और जो प्राक ऐतिहासिक काल है, प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? तो प्राक ऐतिहासिक काल के जनक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये कल का रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है? इधर से मुझे पढ़ाना है तो अभी पढ़ाऊंगी, पहले रिवाइज करा दूं। तो प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये कल की क्लास में लिखवा रखा है। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? हेरोडोटस। और यही रीजन है कि ऐतिहासिक काल के जनक को ही इतिहास का जनक भी कह दिया गया है। क्या रीजन है? क्योंकि ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, जैसे कोई इंसान है, उसके 3 बेटे हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेटा जो होता है उसके नाम पर उसको लोग बुलाने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। इसी कारण इतिहास के भी जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, अब इसके बाद क्या था कि मैंने पढ़ाया था, अब प्राक ऐतिहासिक काल स्टार्ट कर दिया था। प्राक ऐतिहासिक काल मैंने बताया था, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि इसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादा किया गया। किसका? पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादा हुआ, क्योंकि पत्थर की उस समय पर खोज थी, पत्थर के औजारों की खोज हुई थी। उस समय ना तो लोहे की खोज हुई थी, ना तांबे की खोज हुई थी। तो उस समय क्या थे? पत्थर के औजार थे। प्राक ऐतिहासिक काल में, प्राक ऐतिहासिक काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग अधिक किया गया। इस कारण प्राक ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी कहा जाता है। तो प्राक ऐतिहासिक काल को एक और किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल। क्यों? क्योंकि प्राक ऐतिहासिक काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादा किया गया। किसका? पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादा किया गया, इस कारण इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में मैंने क्या बताया था? देखो, सबसे पहले कौन सा? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को ताम्र काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, तांबा यानी कि ताम्र की खोज हुई थी, इस कारण उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, इस कारण उसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मुझे आज से यहाँ से पढ़ाना था, पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहली धातु किसकी खोज हुई थी? तांबे की। सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तो तांबे की। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तो सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तांबे की। और सबसे पहले खेती, तो ये कल मैंने बताया था, खेती की खोज किस काल में हुई थी? नव पाषाण काल में। खेती की खोज किस काल में हुई थी? तो खेती की खोज जो हुई थी वो सबसे पहले नव पाषाण काल में पहली बार खेती की गई थी। कहाँ पर की गई थी?
तो पाकिस्तान के रायसेन जिला के मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पहली खेती हुई थी। कहाँ पर? तो पाकिस्तान के रायसेन जिला के मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में किसकी खेती हुई थी? जौ और गेहूं की। पहले जौ, उसके बाद गेहूं की। तो पहली खेती किसकी हुई थी? गेहूं जौ ना बोल देना, क्योंकि गेहूं पहले नहीं, पहले जौ उसके बाद गेहूं। तो सबसे पहली खेती किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की। कहाँ पर? किस देश में? तो पाकिस्तान में। कौन से जिले में? रायसेन जिला में। रायसेन जिला के मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पहली खेती हुई थी। और जो मानव आदि मानव का जो पहला चित्र है, मानव ने सबसे पहला चित्र कहाँ पर बनाया अपना? तो पहला चित्र मानव ने पहली बार मध्य प्रदेश के भीमबेटका के रायसेन जिला में बनाया है। जो वहां पर बनाया था पहला चित्र भाला ली हुई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में मानव ने अपना पहला चित्र बनाया। मध्य प्रदेश के किसमें? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आदि मानव ने अपना पहला चित्र बनाया है। कैसा? मानव ने अपना पहला चित्र बनाया। कौन सा पहला चित्र? उस चित्र में क्या बना हुआ है? तो जो उस चित्र में बना हुआ है कि एक मानव है और वो भाला लिए हुए खड़ा है। क्या लिए हुए खड़ा है? भाला लिए हुए खड़ा है। तो सबसे पहला चित्र कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। कहाँ पर? तो सबसे पहला चित्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका में कैसा बना हुआ है? कोई इंसान है जो कि भाला लिए हुए, उसका चित्र बना हुआ है। ठीक है। अब प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण काल क्या था? पाषाण काल। ये कल मैंने बता दिया था, प्राक फिर भी आज लिख दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण काल क्या था? तो इसमें पाषाण काल था। प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल खत्म हो गया। बस प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इतना प्राक ऐतिहासिक काल में था। इसके बाद प्राक ऐतिहासिक काल में अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो पाषाण काल था। अब इस दूसरा आता है हमारा कौन सा भाग? प्राक ऐतिहासिक काल खत्म हो गया, दूसरा कौन सा आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि लिखित स्रोत मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सिंधु सभ्यता। सबसे महत्वपूर्ण क्या है आद्य ऐतिहासिक काल में? तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है सिंधु सभ्यता। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन क्या बनता है कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसके किनारे जितने भी गांव बसे हुए थे, इन नदियों के किनारे, नदी तंत्रों के किनारे जितने भी गांव बसे हुए थे, वो नदियां अल्टीमेटली जाके किस नदी में मिलती थी? सिंधु नदी में जाकर मिलती थी। जिन भी नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए थे, क्या? जिन भी नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए थे वो नदियां अल्टीमेटली जाके किस में मिलती थी? सिंधु नदी में जाकर मिलती थी। या फिर कुछ गांव सिंधु नदी के किनारे ये बसे हुए थे, या फिर कुछ गांव इनडायरेक्टली सिंधु नदी के किनारे थे। इनडायरेक्टली मतलब वो किसी और नदी के किनारे बसे हुए थे परंतु वो नदियां अल्टीमेटली आकर किस में मिलती थी? सिंधु नदी में। तो इस कारण उसे क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। तो ये लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया क्योंकि ये जिस भी नदी के किनारे बसी थी, क्योंकि ये सभ्यता जिस भी नदी के किनारे बसी हुई थी वो नदियां किस में मिलती थी? सिंधु नदी में बसी थी, वह सिंधु नदी में जाकर मिलती थी। किस नदी में जाकर मिलती थी? सिंधु नदी में। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया क्योंकि क्योंकि इन सभ्यताएं ये जो सभ्यताएं थी जिस भी नदी तंत्र के किनारे बसी हुई थी, क्या?
ये जो सभ्यताएं थी जिस भी नदी के किनारे बसी हुई थी वो नदियां अल्टीमेटली जाके किस में मिल जाती थी? सिंधु नदी में। इस कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें कितने 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। सिंधु सभ्यता में कितने? सिंधु सभ्यता में 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। कितने शहरों की? सिंधु सभ्यता में 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सभ्यताएं जिस भी नदी के किनारे बसी हुई थी वो नदियां अल्टीमेटली जाकर किस में मिलती थी? सिंधु नदी में। इस कारण इन सभ्यताओं को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। इसके बाद सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु सभ्यता की अभी तक कितने गांव शहरों की खोज हो चुकी है? तो 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर कहाँ पर मिले हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर भारत के गुजरात में मिले हुए, गुजरात के एरिया में। सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर किस में मिले हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर जो है वो कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में। इसके बाद सिंधु सभ्यता कैसी थी आकार में? तो सिंधु सभ्यता जो थी आकार में कैसी थी? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता आकार में कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आकार में त्रिभुजाकार थी। ये ऐसी थी सिंधु सभ्यता। यहाँ पर इसका मांडा शहर था, यहाँ पर सुत का गेंडोर था, और यहाँ पर दैमाबाद था, यहाँ पर आलमगीरपुर था। ठीक है। तो अभी ये नहीं कुछ समझते हैं, इसको हम कल समझाऊंगी मैं। अभी केवल ये समझ लो कि सिंधु सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? ये त्रिभुज के आकार का है, 3 भुजाएं हैं मतलब त्रिभुजाकार है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता आकार में कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले, जानकारी मतलब मैसेज। तो मैसेज से क्या याद रखेंगे? सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी मैसेज सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया था। तो मैसेज से क्या याद रहेगा? मैसन। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी यानी सबसे पहला मैसेज, जानकारी मतलब क्या होता है? मैसेज। तो सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी दी थी। जानकारी मतलब मैसेज, और मैसेज से क्या याद रहेगा? चार्ल्स मैसन। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद सिंधु सभ्यता की जो, जैसे किसी ने जानकारी दी, अब जानकारी दी तो उसके बाद सिंधु सभ्यता की खुदाई भी की होगी किसी ने। तो खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। इसको अपोजिट में याद रखना कि उनका नाम तो दयाराम साहनी था परंतु उनको खुदाई करते समय एक भी दया नहीं आई। तो अपोजिट में इनका नाम है। सबसे पहले खुदाई किसने करी थी सिंधु सभ्यता की? दयाराम साहनी ने। किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने। सबसे पहले मैसेज यानी जानकारी किसने दिया था सिंधु सभ्यता के बारे में? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है। अब इसके बाद और सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? देखो, किसी ने जानकारी दे दी कि वहां पर कुछ शहर दबे हुए हैं या फिर
जैसे ये है कि सिंधु सभ्यता, किसी को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सभ्यता ये क्या है। तो जैसे कोई गांव बसा हुआ है, ठीक है, कोई गांव बसा हुआ है और वो नदी के किनारे है, कोई भी नदी है, तो उसका अगर उस नदी के नाम पर नाम रख दिया जाए कि ये सब, जैसे सतलुज सभ्यता, सतलुज नदी के किनारे बसी हुई है कोई, बसा हुआ है कोई गांव, तो उसको नाम क्या दे दिया गया, सतलुज सभ्यता। और उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा कुछ हो जाए कि वो पूरा भ्रष्ट हो जाए, यानी जमीन के नीचे दब जाए, तो उसको बाद में कुछ समय बाद लोग पढ़ेंगे तो कोई जानकारी देगा कि यहाँ पर कुछ लोग दबे हुए हैं या कुछ घर दबा हुआ है, कोई सभ्यता यहाँ पर पहले निवास करती थी, अब यहाँ पर नहीं रही। तो जैसे सिंधु सभ्यता के लोग थे तो पहले तो रहते होंगे कभी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे सटीक रीजन क्या था, बाढ़ का आना। जो बाढ़ थी वो आ गई थी, जिसके कारण पूरा गांव तहस नहस हो गया और सिंधु सभ्यता के सारे शहर जमीन में दब गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जब सबसे पहले किसी ने देखा होगा तो उसने मैसेज दिया कि यहाँ पर कुछ है। सबसे पहले मैसेज किसने दिया सिंधु सभ्यता के बारे में, चार्ल्स मैसन ने। जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन, यानी मैसेज से याद रखना, चार्ल्स मैसन ने दिया। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने करवाई थी, तो दयाराम साहनी ने करवाई थी। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने। किसने, तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इसके बाद पाषाण काल में एक बात रह गई है कि पाषाण काल में क्या था कि जम्मू कश्मीर का जो बुर्ज होम है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर का जो बुर्ज होम है वहां पर पहले ये रिवाज थी। कब, पाषाण काल में। पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में ये रिवाज थी कि अगर जैसे कोई इंसान कुत्ता पाले हुए है, तो अगर उस कुत्ते का मालिक मर गया तो उसके मालिक के साथ कुत्ते को भी जिंदा दफना दिया जाता था। कब, पाषाण काल में। और कहाँ पर, तो कश्मीर के बुर्ज होम में ये प्रथा थी कि अगर कोई कुत्ता पाले है और उसका मालिक मर गया तो उसके मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। कहाँ पर, कश्मीर के बुर्ज होम में, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन ने। इसके बाद जो सिंधु सभ्यता के एक एक शहर हैं, सिंधु सभ्यता के एक एक शहर जो कि मिले हैं और उन शहरों में क्या क्या सबूत मिले, हमें क्या क्या चीजें मिली, वो कल से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं कल से इधर से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। जहाँ से मैं छोड़ रही हूँ कल से उधर से पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी लोगों को, एंड बाय बाय, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही। जहाँ से मैं छोड़ रही हूँ कल से उधर से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। इधर से मैंने छोड़ा है तो इधर से कल से कंटिन्यू करूंगी और ये पूरा रिवाइज करा दूंगी। उसके बाद कल से दूसरी क्लास पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।